हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीकिंग में चल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कोटक का रूरल अपॉर्चुनिटी फंड आया है जो कि एक एनएफओ है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो कि 6 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। ये ओपन एंडेड फंड है, तो इसमें आप बाद में भी लगा सकते हो। अभी भी स्टार्टिंग में भी आप लगाते हैं तो थोड़ा सा लोगों का ये वहम है कि उनको एनएबी सस्ती मिलती है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो लोग नहीं समझते हैं। तो मैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में। तो ये ओपन रहेगा इतने बजे तक। अब मैं इसकी बात कर लूँ इस फंड के स्लाइड के बारे में। तो ये देखिए, ये इसके स्लाइड है। तो ये जो कह रहे हैं कि रूरल जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। 2011 में जो अर्बन इनकम थी वो इक्वल टू अब रूरल इनकम हो गई है, ऐसा कहना है इस कोटक फंड का। तो बिल्कुल सही कहना है, ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से। फिर ये बात कर रहे हैं जो रूरल फीमेल्स हैं उनका इनकम में इंक्रीज हुआ है। वो पहले हुआ करती थी 23%, अब वो 80% तक इंक्रीज हुई हैं। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो कारण है वो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं भी हैं जिसके थ्रू सिर्फ रूरल एम्पावरमेंट पे भी काम किया जा रहा है, जो कि बोला जाए वुमन एम्पावरमेंट पे काम किया जा रहा है। और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके थ्रू उनको रुपए दिया जा रहा है। तो बहुत सारी हर स्टेट में अलग अलग स्कीम है, उस पर रुपए दिया जा रहा है। फिर मैं बात करूँ आपके जो ये स्लाइड बात कर रही है, इनका ये कहना है कि जो जीएसटी कट हुआ है रूरल, ये और अच्छा मानसून, ये बहुत ज़्यादा एक टाइप से ना बूस्ट करेगा रूरल जो डिमांड है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, रूरल डिमांड को बूस्ट करेगा। पर ये जो फंड है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कैसे करेगा, इस पे हम देख लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर कम्युनिटी में इन्वेस्ट करेगा, ऐसा इनका कहना है। और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, केमिकल गुड्स हो गए, और फिर एफएमसीजी सेक्टर हो गया, मीडिया हो गया, टेलीकॉम हो गया। इसमें ये बता रहे हैं कि इनका मेन फोकस रहेगा। फिर सर्विस में जो इनका मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपका कंजप्शन सर्विस में रह गया, फाइनेंशियल सर्विस में रह गया, और टेलीकॉम सर्विस में रह गया। और ये यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ रिपीट कर दी है, मेरे को लगता है इन्होंने सर्विस 2 बार रिपीट कर दिया है चीज़ को। इन्होंने मीडिया एंटरटेनमेंट को 2 बार लिख दिया गया है, पता नहीं अब क्या मिस्टेक है, अब इन्हीं को ही पता होगा, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। फिर इस फंड की फ़िलोसफी समझ लेते हैं। फंड की फ़िलोसफी क्या होने वाली है। तो इस फंड की जो फ़िलोसफी है ना वो रहेगी बॉटम अप अप्रोच रहेगी। जो भी स्टॉक सेलेक्ट किया जाएगा तो बॉटम अप अप्रोच से सिलेक्ट किया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन जो इनका रहेगा वो मेनली कंपनी का रहेगा, ग्रोथ पे रहेगा। इनका मेन जो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा कि रूरल डिमांड में रूरल से इसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, उस पर रहेगा। फिर ये फ्लेक्सी रहेगा, मिड कैप लार्ज कैप किसी को भी बाय कर सकते हैं, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप में भी अगर इनको कोई स्टॉक दिखेगा तो इसको भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये रूरल अपॉर्चुनिटी फंड है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे दोबारा वही बात करूँगा मैं कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो कि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि ग्रोथ पे ही मेन फोकस रहेगा। फिर इनका यूनिवर्सल ऑफ रिसर्च है ना, ये नहीं रहेगा कि हमें लार्ज कैप से बाय करना है या स्मॉल कैप से बाय करना है, मिड कैप से बाय करना है। ये किसी भी सेक्टर से बाय कर सकते हैं स्टॉक को, किसी भी सेक्टर से, चाहे वो लार्ज कैप हो स्मॉल कैप हो, किसी से ही बाय कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स में और जगह पे हम देखेंगे। सेबी के पास ये जब भी एनएफओ आता है ना तो सेबी को एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, तो हम वो रिपोर्ट के अब वो हम रिपोर्ट देखेंगे वो रिपोर्ट क्या कह रही है बेसिकली। तो मैं बता दूं, ये रिपोर्ट सेबी की जो रिपोर्ट है इसका ये कहना है कि ये रिस्की है। पहले बार में ही मतलब इन्होंने कहा कि ये फंड रिस्की है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि आपके रिस्कोमीटर में रिस्की आ रहा है, तो हम मान के चलते हैं रिस्की है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, ये रिस्की है, इनका स्कीम ये रिस्की है। तो जिसको भी लगाना है तो लंबे समय के लिए लगा सकता है, पर मेरी सलाह है नो, आपको लगाना ही नहीं है एनएफओ में।
क्यों नहीं लगाना, इसके पीछे का पूरा कारण मैं आपको समझाऊंगा। स्लाइड 75 पेजेस की, थोड़ा सा ये लेंदी वीडियो हो सकता है, आपको अगर बोर लगता है तो आप चैनल को लीव कर सकते हैं, नो इशू। पर जो आप सीख के जाएंगे, फर्स्ट क्लास सीख के जाएंगे, आपको आप एनएफओ में लगाने से पहले ज़रूर इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे, जो मैं आने वाले समय में, आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं, बाकी सब तो ये ऐसे ही दे रखा है, हम पेज नंबर 10 पे चल लेते हैं डायरेक्ट। कहाँ कहाँ ये लोग इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो पेज नंबर 10 पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। उससे पहले हम चलिए ठीक है 10 पे ही चलते हैं, ये 10 ओके सॉरी 16, पेज नंबर 16 पे चलते हैं। हाँ ये देखिए 15-16 जो भी है। तो ये लोग बोल रहे हैं हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, टू व्हीलर में इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये जिंक के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, एनिमल फीड के जो होते हैं जो कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऑटो सेक्टर। आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, आपको ये स्लाइड आराम से आप अगर सर्च करेंगे तो ये बहुत सारे सेक्टर्स इन्होंने बताए हैं, इनमें इन्वेस्ट करेंगे ये। तो ये पर्सनल केयर हो गया, आपका फर्टिलाइज़र हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, ये सब बहुत सारे सेक्टर्स इन्होंने बताए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को देखते हैं। फिर देखिए इस फंड को जो मैनेज करेंगे 2 लोग हैं, एक अर्जुन, दो 42 ईयर्स के हैं, CFA हैं और इनका एक्सपीरियंस दे रखा है। इन्होंने इससे पहले क्या क्या मैनेज किया है कोटक के अंदर, तो कोटक का फंड ऑफ फंड रेट आता है उसको मैनेज किया है, एक गूगल इमर्जिंग मार्केट का फंड है उसको मैनेज किया है, एक इनका 100 जो है US मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो उस फंड में इन्वेस्ट किया है, एक इनका ग्लोबल इनोवेशन फंड करके इसको भी ये मैनेज कर रहे हैं। पर मुझे कोई डाउट नहीं है इनकी काबिलियत पे, बिल्कुल बहुत सही होंगे। पर मैं इनकी बात करूँगा अभिषेक जी की। अभिषेक जी इस फंड को मैनेज करेंगे जो कि 45 ईयर्स के हैं, BA मैनेजमेंट में कर रखा है इन्होंने और MBA इन फाइनेंस है और C4 कोलकाता से इन्होंने किया है और ये इनका बैक एक्सपीरियंस वगैरह दिया गया है। अब ये देखिए आपका एक फ़ंड को मैनेज करने के लिए कितने फ़ंड मैनेज कर रहे हैं, आप देखिए हाइब्रिड फंड यही मैनेज कर रहे हैं, इक्विटी हाइब्रिड, डेब्ट फंड, बॉन्ड फंड के, फिर आपका गिल्ट फंड हो गया, फिर आपका इक्विटी सेविंग फंड हो गया, गोल्ड फंड हो गया, फिर ये आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो गया, गोल्ड ETF हो गया, बैलेंस फंड हो गया। फिर ये कितने फंड एक आदमी मैनेज करेगा, मतलब मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि मैं अगर नाम पढ़ने बैठ जाऊँगा तो 20 मिनट लग जाएंगे मुझे इसके नाम पढ़ते पढ़ते। सारे फंड ये मैनेज कर रहे हैं। मुझे डाउट नहीं है इस बात की कि ये कैपेबल होंगे कि नहीं होंगे, पर मुझे इस बात पे डाउट है कि एक फ़ंड मैनेजर सारे फंड्स, इतने सारे फंड और एक नया फ़ंड भी मैनेज करेगा, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी इनको इसी फंड को मैनेज करने के लिए। पर नो डाउट क्या कर सकते हैं, अपन लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, फंड सेबी के हाथ में है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में है। फिर इन्होंने बात की है कि हमारे जो फ़ंड है वो इन सारे फंडों से कैसे अलग होगा, इन्होंने ये बात की है, यहाँ पे बताया है कि हमारे सारे फंडों से अलग कैसे होगा ये फ़ंड। तो मैं तो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि कैसे अलग होगा और मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर बात कर लेते हैं टोन। अब आज तक आप लोगों को किसी भी वीडियो में नहीं मालूम चला होगा NAV कैसे निकालते हैं। तो NAV क्या होता है कि मार्केट और फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम इन्वेस्टेड, मतलब जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हुआ है और करंट एसेट जो उसमें इनकम में उन्होंने खरीद ली हैं। फंड मैनेजर हमेशा अपने पास कैश भी रख के बैठता है, इन दोनों को प्लस करके माइनस उसके एक्सपेंसेस हो गए, लाइबिलिटीज हो गई करंट, वो आपकी NAV निकलती है। तो NAV बहुत ही आसानी से निकलती है। NAV का जो फार्मूला है आप हमेशा याद रखिए, NAV निकालने का जो फार्मूला है वो है आपका फंड में जो भी रुपए लगाए, AUM मान लीजिए, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट जो फंड में रुपए लगाए, ठीक है, प्लस जो कैश लेके बैठे हैं वो लोग, जो भी उन्होंने ख़रीदा है, जो कैश लेके बैठे हैं माइनस एक्सपेंसेस कर दीजिए, वो आपकी NAV हो जाएगी ये, ठीक है। इन्होंने ये बताया है निकाल के कैसे कैसे NAV होगी। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा।
हाँ, अब ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी एंट्री जो है ना वो नील है, मतलब एंट्री चार्जेस कुछ नहीं ले रहे हैं। अगर कोई 90 दिन के अंदर पैसा निकालेगा तो उसको एग्जिट लोड लगेगा, वो भी लगेगा 0.5% का। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर ठीक है, मतलब क्या ही बोलें अब, इस पर क्या ही कमेंट करूँ मैं। आप बोलेंगे कि मैं कमेंट कर रहा हूँ ऐसा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था इसमें। ये सब आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। पर जो मेन चीज़ आती है ना, इनका एक डिफरेंट फंड चल रहा है, एक और फंड है इनके पास, जो कि फंड का नाम है स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड। ये ही सर मैनेज कर रहे हैं, आपसे एक सर ही इसको मैनेज कर रहे हैं। आपको मैं क्लियर फ़ोटो नहीं आया है, पर मैं आपको बता दूं, ये इस अक्टूबर की सीट है। और इसका रिटर्न देखिए आप, कुछ रिटर्न नहीं बना के दिया इन्होंने सिंस इंस्क्रिप्शन माइनस। एक सेकेंड दीजिए मुझे। सिंस इंस्क्रिप्शन में इसने माइनस 0.51% का रिटर्न दिया है, और एक साल के अंदर दिया है 2.67% का रिटर्न, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार है देखा जाए तो। फिर अगर हम बात कर लें फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर सेम ही है। और एक चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों से। अब इसी कैटेगरी में एक फ़ंड है, वो है आपका, वो है आईसीआईसी का। बहुत ही शानदार बेहतरीन फ़ंड इन्होंने अभी लॉन्च किया था आईसीआईसी ने, जो कि ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको लॉन्च किए हुए। और ये फ़ंड, इसका जो ये इन्होंने जनवरी में ही लॉन्च किया था, इसका जो इन्होंने रिटर्न बताया वो 20% का रिटर्न बताया इन्होंने। ये निफ्टी का रिटर्न बताया, स्कीम का रिटर्न जो बताया है इन्होंने 20.11% का रिटर्न रहा है। ये इसी मंथ की है, अक्टूबर की फैक्ट शीट बता रहा हूँ आपको, है ना। और निफ्टी का जो रिटर्न रहा है बेंचमार्क का, वो रहा है, एक सेकेंड में क्लियर कर लेता हूँ। तो उसको भी इन्होंने उसको भी नहीं बीट कर पाया। निफ्टी का रहा है 20.96% का रिटर्न, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगी, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, वो देखिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप ये देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। किसी भी फंड का उसका AUM हमेशा चेक कीजिए, AUM कितना है, क्योंकि AUM पे डिपेंड करता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उस पर एक्सपेंस रेशियो कैसा लग रहेगा सेबी का। आप कोटक के फंड मैनेजर्स वगैरह इसी में बैठे हैं, टॉप क्लास मुंबई में बैठे होंगे, उनको रियलाइज़ हुआ होगा, उनको लगा होगा यार हम लोगों के खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, एक काम करो, एक फ़ंड लेके आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, फ़ंड लॉन्च करेंगे और मुश्किल से मुश्किल 1000 करोड़ या आप मान लीजिए 500 करोड़ के आसपास रुपए इकट्ठा कर लेंगे मार्केट से। बहुत सारी स्कीम है इनकी जो 1000 करोड़ के आसपास ही है। तो जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अभी। अब ये क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ पे एक्सपेंस रेशियो आपसे बहुत लेंगे। फंड आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे मोर देन 2% ले लेगा आपसे। मोर देन 2% आप एक्सपेंस रेशियो देंगे, और सेम वही काम करेगा जो आईसीआईसी का फ़ंड काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बेहतरीन फ़ंड बहुत अच्छे समय पर लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अभी ही इनका एक फ़ंड आया, एक अभी आया था, कंजप्शन के सेक्टर के फंड्स आए थे, फिर इन्हीं का था। और फिर इन्होंने देखिए अभी आप लोगों का देखा होगा, इन्होंने एक फ़ंड लॉन्च किया था, फंड ऑफ फंड करके लॉन्च किया था, गोल्ड एंड सिल्वर का। बताइए, मार्केट में ऑलरेडी रैली हो चुकी है गोल्ड एंड सिल्वर की, फिर भी आप
मतलब लॉन्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको 2026 में लॉन्च करना चाहिए था, जुलाई में या जून में लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसके बाद रैली होती है मार्केट में। दीपावली हो गया, शादी का सीज़न हो गया, उसके बाद रैली होती है। पर आपने अभी जो लॉन्च किया है इसमें मुझे नहीं लगता कोई रिटर्न मिलेगा, जो इनका फंड ऑफ फंड आया है गोल्ड और सिल्वर का। तो एक टाइप से क्या ना कि मिस मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी फंड में आप रुपए लगाते हैं, एनएफओ में रुपए लगाते हैं, तो पहले उसका एयूएम देखें। एयूएम अगर उसका ज़्यादा है तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, और फिर जब उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो आपको आपका जो हार्ड कोड मनी लग रहा है वो डायरेक्टली फंड में इन्वेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको करना ही है तो आप आईसीआईसी में जा सकते हैं, इन्वेस्को के में जा सकते हैं, जिनके ऑलरेडी चल रहे हैं, उनका एयूएम ज़्यादा है, उसमें जाइए आप। अगर कोई भी डाउट है, आपको लगता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है arvind.pimg@gmail.com है। आप कभी भी मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे को जो भी आपका बेस्ट, आप बताइए किस लिए रुपए लगाना चाह रहे हैं मार्केट में। पहली बात तो ये है कि आपका मतलब माइंड क्लियर होना चाहिए, किस लिए आप रुपए लगाना चाह रहे हैं मार्केट में, और कितने साल के लिए। ये दोनों चीज़ें आप क्लियर बताएंगे तो मैं आपको शायद नहीं बहुत अच्छा फ़ंड बता पाऊँगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे फ़ंड हैं। अब कोटक के कुछ डिसलाइक भी करेंगे इस वीडियो को, तो मैं एक बता दूं, लंबे समय में कोटक बोलेंगे कि हमने रुपए बना के दिया है। लॉन्ग रन में हमने तो रुपए बना के दिया है, लॉन्ग रन में तो हमने ऑलवेज रुपए बना के दिया है। तो मैं अब एक बात बताऊंगा, लॉन्ग रन में चाहे वो मार्केट हो चाहे वो आदमी हो, दोनों ऊपर ही जाते हैं। आज अगर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो आप बोलेंगे मैंने रुपए बना के दिया है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, ओनली 28% लोग ही रुक पाते हैं लंबे समय तक। एक स्टडी कही गई है कि जो रुपए लगाते हैं लंबे समय तक, वो 28% ही लोग होते हैं जो रुक पाते हैं। बाकी सब विद इन 5 ईयर्स विड्रॉल कर लेते हैं। तो जो आम पब्लिक रहती है ना, उसको बहुत जल्दी रुपए चाहिए होता है, मतलब 5 साल में, 10 साल में। तो वैसे फंड्स नहीं बना के दे रहे हैं। और अगर बात करें एक टाइप से कोविड के बाद के समय की बात करें, तो उसमें सारे फंड्स ने परफॉर्म किया है। तो कोटक ने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं तो बोला इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया है, तो सब ने परफॉर्म किया है, तो उस पर हम बहस में नहीं फंसेंगे। पर मेरी तरफ से टोटली नो है इस फंड के लिए। और आने वाले समय में देखते हैं कौन से नए नए फंड्स आते हैं, उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे इस वीडियो पर। थैंक यू।